हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर लाया हूं, जो कि आपका करंट अफेयर्स मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रक्षा सचिव गिरधर ने, ठीक है, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कजाकिस्तान के अस्ताना में SCCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। दोस्तों, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने 26 अप्रैल को कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों में भाग लिया। बैठक के दौरान सभी SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, बैठक के संयुक्त विज्ञप्ति, जो वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन से प्रेरित एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की अवधारणा को विकसित करने जैसी पहल शामिल थी। तो दोस्तों, अरमाने ने SCO क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने SCO सदस्य देशों की समृद्धि के लिए आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर दिया। अब ये है इंडिया मालदीव रॉ। दोस्तों, मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्तारूढ़ PNC के संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल किया। अब पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC ने 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनाव 66 से अधिक सीटें हासिल करते हुए भारी जीत हासिल की। यह जीत 2013 के बाद से संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की सफलता के पैटर्न के बाद देश की राजनीति परिदृश्य में PNC की स्थिति को मजबूत करती है। भ्रष्टाचार के आरोपों और नीतिगत निर्णयों की जांच के साथ साथ अलग हुए गुटों की चुनौतियों के बीच चुनाव के राष्ट्रपति मुइज्जू की राष्ट्र पार्टी, जो कि एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा गया। मुख्य विपक्ष मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP कम से कम 11 सीटों के साथ लौटी और इसके अध्यक्ष फैयाज इस्माइल ने एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। मालदीव में संसदीय चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि पीपुल्स मजलिस सरकारी प्रस्ताव को विधेयक की पुष्टि करती है, सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करती है और राष्ट्रपति के कार्यकाल की रक्षा करती है। यह है US स्मोक बैन बिल। UK में धूम्रपान पर प्रतिबंध, धीरे धीरे धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का विधेयक लागू। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक में उद्देश्य 21 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध बनाना है। ठीक है, तंबाकू में वेप्स विधेयक ने संसद में अपनी पहली बाधा पार कर ली। यदि यह विधेयक अधिनियमित होता है तो वैश्विक स्तर पर कुछ सख्त धूम्रपान कानूनों को लागू किया जाएगा और UK में धूम्रपान मुक्त पीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत चालू वर्ष में 15 वर्ष या उससे कम वर्षीय व्यक्तियों को कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। 2027 के लक्ष्य कार्यान्वयन वर्ष के साथ इंग्लैंड में सिगरेट खरीदने की कानूनी उम्र हर साल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तब तक कि यह पूरी आबादी के लिए अवैध न हो जाए।
यूके का दृष्टिकोण न्यूजीलैंड के समान कानून से प्रेरित प्रतीत होता है, हालांकि बाद में न्यूजीलैंड का कानून निरस्त कर दिया गया था। विधेयक के कानून बनने से पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वोट सहित अन्य कदम की आवश्यकता है, लेकिन इसे संभावित रूप से 2024 की दूसरी छमाही में होने वाले आम चुनाव से पहले अधिनियमित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पिछले वर्ष अक्टूबर में एक सम्मेलन भाषण के दौरान धूम्रपान प्रतिबंधित की योजना की घोषणा की थी। ग्रीस में जनसंख्या में गिरावट चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। ग्रीस, जो कि गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रही, संभवतः जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है। अन्यथा स्वस्थ युवाओं में हृदय विफलता, स्ट्रोक, रक्त के थक्के और कैंसर के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। जन्म दर में काफ़ी गिरावट आई है, जिसमें मृत्यु की तुलना में कम जन्म हुआ है। 2021 में प्रति 2 मृत्यु पर केवल 1 जन्म दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने स्थिति के दौरान टिक टिक करता टाइम बम कहा। आर्थिक सहयोग के विकास संगठन OECD के अनुमान है कि जनसंख्या में गिरावट आएगी। 2030 तक ग्रीस की जनसंख्या 10 मिलियन होने की उम्मीद है। आतंकवाद से मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। आतंकवाद से मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह 16वीं बैठक 15 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में हुई। बैठक में आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें आतंकवादियों द्वारा नई प्रौद्योगिकी उपयोग, आतंकवाद के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग, कट्टरपंथ और आतंक का वित्त पोषण शामिल है। चर्चा में भारत विरोधी अलगाववादी और गतिविधियों का आतंक, वित्त पोषण, संगठित अपराध एवं नार्को आतंकवादी नेटवर्क का मुकाबला करने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों में अपने अपने क्षेत्रों का आतंकवादी खतरों पर विचार आदान प्रदान किया गया, जिसमें दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र गतिविधियों को भी शामिल है। संयुक्त सचिव केडी ने नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल, देवल और राजदूत ओलिवियर कैरन के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने बैठक में भाग लिया। भारत ने नो मनी फॉर टेरर और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, जिसके पदों का आदान प्रदान हुआ। सूचना के आदान प्रदान, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभ्यासों और बहुपक्षीय मंचों और सहयोग के माध्यम से आतंकवाद विरोधी सहयोग का मजबूत करने पर जोर दिया गया। ईरान इजराइल तनाव में इजराइल पर हमला किया, 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें तैनात की। ईरान इजराइल तनाव, हाल ही के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे वैश्विक चिंता पैदा हो गई। ईरान का प्रतिशोध, 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों को तैनात करके इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमला किया। इजराइल की तैयारी, रक्षा बलों IDF ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रक्षा गठबंधन के साथ ईरानी हमले में 99% मिसाइलों को, ड्रोनों को मार गिराया। यह हमला 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क के एक ईरानी राजनयिक परिसर के इजरायली हमले का प्रतिशोध में था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, जो कि राष्ट्रपति बिडेन ने ईरान के हमले पर निंदा की और इजरायली सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आयरन क्लाड प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन सहित अन्य सहयोगियों ने चिंता व्यक्त की और इजरायल के लिए समर्थन व्यक्त किया कि तेहरान के कार्य मध्य पूर्व से और अस्थिर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए मिलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।